आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, मस्त, बहुत अच्छे। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र पर। किस पर करेंगे? जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें, इस पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेडियो केंद्र क्या होता है। केंद्र वो होता है जो किसी भी चीज के लिए मुख्य होता है, मतलब मुख्य बिंदु होता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होता है। जैसे कि हम केंद्र बिंदु विद्यालय को मान सकते हैं, अपने घर को मान सकते हैं, जहाँ से उनका संबंध होता है। ठीक उसी तरह रेडियो केंद्र होता है जहाँ पर उस रेडियो को प्रसारण किया जाता है, या फिर वहीं पर जो है वहीं से सब चीज किया जाता है। आपने देखे होंगे कि बालाघाट में भी आकाशवाणी का एक केंद्र है जिसको रेडियो केंद्र कहा जा सकता है जिले में। इसके अतिरिक्त भोपाल में भी है। आपने देखे होंगे कि रेडियो जो है वो समाप्ति की ओर था, मतलब उसका जो प्रचलन है वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार में था। लेकिन आपने देखे होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात जो है वो कहीं ना कहीं रेडियो को जीवित रखने के लिए किया गई है, की जाती है, कि कहीं ना कहीं आज भी लोग जो है वो रेडियो से जुड़े रहे हैं। आपने देखे होंगे वो अपनी मन की बात रेडियो में ही करते हैं, क्योंकि हम आज के इस आधुनिक दौर से जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आधुनिकता से परिचित हो रहे हैं। तो वो जो रेडियो है वो हम समाचार चैनलों के माध्यम से भी उस चीज को, उनकी आवाज को, उनकी बातों को सुन सकते हैं। सुनते हैं, नहीं सुनते? ठीक उसी तरह ये जो रेडियो केंद्र है, ये जनजातियों से संबंधित जो रेडियो केंद्र है, कभी कभी पूछे जाते हैं एक नंबर पे, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो एक है भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र। कहाँ पर है ये? लिख लीजिएगा। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये है भावरा में। कहाँ पर है? भाबरा या भावरा। ये कहाँ पर है? भावरा या भावरा, पता है किसी को? अलीराजपुर। यहाँ पर और कुछ हुआ था, अगर आप पता कर पाए, बता पाए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे? महान क्रांतिकारी थे। सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। जी। जो पहली है भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा, अलीराजपुर। कई जगह भाबरा दिया होता है, कई जगह भावरा, तो आप समझ सकते हैं। भाबरा और भावरा दो चीज पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये कहाँ पर होना चाहिए? भोपाल नहीं, आपके जिले के आस पड़ोस में है। हाँ, आपके जिले के आस पड़ोस में है, आस पास में। नहीं, मंडला भी नहीं, छिंदवाड़ा में ही है ये। छिंदवाड़ा में ही। बिजौरा, छिंदवाड़ा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो बिजौरा में है। और बिजौरा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। ये बिजौरा नहीं, बिजौरी है ना? इसको बिजौरी कर लीजिएगा। बिजौरी छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा के एक स्थान का नाम है बिजौरी, वहां पर जो है वो है भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। अगर हम बात करें सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर होना चाहिए, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? श्योपुर में। तो ये जो है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये भी लिख लीजिएगा, ये है श्योपुर में। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? श्योपुर में। सामुदायिक रेडियो केंद्र, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये है श्योपुर में। और श्योपुर कौन से संभाग में आता है? श्योपुर जो आता है कौन से संभाग में आता है? ग्वालियर संभाग में नहीं आता है। श्योपुर आता है चंबल संभाग में, जिसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। जी बिल्कुल, श्योपुर। हाँ, ग्वालियर में शिवपुरी आता है, ना कि श्योपुर आता है। तो आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आता है कोरगू। कोरगू, कोरगू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर होना चाहिए? कोई बता सकता है संभवतः, ये संभावितः? नहीं बता पाएंगे। जो कोरगू सामुदायिक रेडियो केंद्र है, ये है खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में। कोरगू सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये है खंडवा में। रेडियो केंद्र, लिख लीजिएगा। कोरगू सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये जो है खंडवा में स्थित है।
कई बार पूछे जाते हैं कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा जो कि अलीराजपुर में है, उसके पश्चात है भालिया सामुदायिक रेडियो केंद्र जो कि बिजौली में है, जो कि हमारा पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा में है। साथ ही साथ सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र जो कि श्योपुर में है, और श्योपुर को एक और चीज कहा जाता है भारत का इथोपिया, और इथोपिया क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता चुका है। अब आता है कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये पाया जाता है या ये है कहाँ पर स्थित है, खंडवा में स्थित है। अब आते हैं हम प्रमुख जनजातियों की देवी देवताओं के नाम पर। इतना हो गया है या लिख रहे हैं? देखिए केंद्र बनाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं से वहीं से संचालित होता है। अगर आप ये बताएं, अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं या फिर कहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या भी वहीं से समाधान होगा उसका, और कहीं ना कहीं जो भी चीज होगा वहीं से केंद्रित होगी। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत सारे कोचिंग पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चों को संचालित करें तो कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जहाँ पर उस सभी को मार्गदर्शित किया जा सके, उनकी उनसे जो समस्याएं आती हैं उनको समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक उसी तरीके से ये जो है, अगर रही बात कि इसी इसी जिले में क्यों बनाया गया है, अगर दूसरी अगर हम बात करें इसी इसी जिले में क्यों बनाया, दूसरे जिले में क्यों नहीं बनाया, तो इसका एक दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं या फिर ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन जनजातियों का संबंध उस जिले से प्रबलता के साथ रहा होगा। प्रबलता का मतलब जैसे सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जन कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश के श्योपुर में, तो इसलिए वो श्योपुर में बना। अगर निश्चित रूप से बालाघाट में पाई जाती तो बालाघाट में बनता। ठीक इसी तरह से उनके जिलों का नामकरण हुआ। अब समझ पाए? लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा अलीराजपुर, भालिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजौली छिंदवाड़ा, फिर सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में, और उसके पश्चात है कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में। हो गया। अब आता है प्रमुख जनजातियों की देवी देवता। देखिए देवी देवता तो होते हैं सभी के, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा जो यूनिट 10 है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का, उसमें है। तो हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजातियों की देवी देवताओं के नाम, और कौन कौन से जनजातियों की देवी देवता है। प्रमुख जनजाति की देवी देवता है, देवी देवता। मैंने आपको लिखा भी दिया है पर आज हम पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा देवी देवता, मैं ही लिख दे रहा हूँ देवी देवता, उसके पश्चात लिखिएगा जनजाति, जनजाति के पश्चात लिखिएगा विशेष। विशेष में जो है एक लाइन के एक फैक्टर होंगे कि क्या विशेष है। देवी देवता आप लिख सकते हैं, देवी देवता नीचे लिखते चलिएगा, है ना। सबसे पहले आती है नहरजा। नहरजा आपने नाम सुना है कभी? हाँ नहरजा, ये जो नहरजा है ये जो है ये देवी ये जो है देवता है किनके हैं, ये भील जनजाति के हैं। नहरजा भील जनजाति की, और जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सी बड़ी जनजाति है? पहली बड़ी जनजाति, और भारत के संदर्भ में दूसरी। मैंने आपको 3 जनजातियां क्रम लिखाया था जनसंख्या के आधार पर। पहली है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं भील, गोंड और कोल, और फिर अन्य प्रमुख जनजातियां होती है बैगा, भालिया और सहरिया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जनजातियां होती है लेकिन प्रमुख होती है बैगा, भालिया और सहरिया। कुछ लोग ये भी मानते थे कि गोंड जनजाति और बैगा जनजाति एक है, क्योंकि हम अधिकतर बोलते थे कि गोंड बैगा जनजाति, ऐसा हम बोलते थे। अधिकतर लोग ये मानते थे, लेकिन मैंने आपको ये भी स्पष्ट कर दिया कि गोंड अपने आप में एक अलग जनजाति है और बैगा अपने आप में एक अलग जनजाति है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो देवता है ये जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले होते हैं। मवेशी पता है ना क्या होते हैं? हाँ, जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले, मवेशियों की रक्षा करने वाले। जो है नहरजा जो है वो है भील जनजाति संबंधी देवता है, और ये है जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। देखिए पशुओं में और मवेशियों में अंतर होता है। मवेशियां मतलब ये होता है जो हम पालते हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि पालतू बकरी, जैसे बकरी पालन हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, जिसको आमतौर पर पालते हैं, इसको आमतौर पर मवेशी के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी तरह अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं में सभी चीज आ जाएंगी जिसको हम पाले अथवा ना पाले। जैसे कि अगर हम बात करेंगे शेर, शेर एक पशु है या नहीं है? है।
लेकिन गाय भी एक पशु है, लेकिन देखिए है तो सभी पशु, लेकिन उसमें एक दो चीजें, एक पालने वाले और एक नहीं पालने वाले। तो पालने वालों को मुख्य रूप से मवेशी के रूप में हम कह सकते हैं। अब आते हैं भीलर टेऊ। भीलर टेऊ कौन सी जनजाति से संबंधित होना चाहिए, नाम से ही स्पष्ट होता है। हाँ, भील जनजाति से संबंधित है भीलर टेऊ, लिख लीजिएगा ये भी। भीलर टेऊ, ये जो भी है ये भी है भील जनजाति से संबंधित, इनके बारे में कुछ विशेष नहीं दिया गया है। जो है भीलर देव, ये भील जनजाति से संबंधित है भीलर देव। अब आता है नागदेव। कौन से देव आते हैं, नागदेव जी नहीं, नागदेव है, ये जो है ये गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है नागदेव। मैंने आपको ये चीज बताया था, नाग की पूजा करते हैं, और जो नाग है, नाग पंचमी के बारे में मैंने आपको कुछ ऐतिहासिक बताया था, धार्मिक मान्यता मैंने इसकी पूर्व में बताया था, किसी को याद है, नहीं याद है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। नाग पंचमी के दो महत्व होते हैं, एक धार्मिक और एक होता है ऐतिहासिक। धार्मिक दृष्टिकोण सभी के अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो नाग पंचमी आती है ये वर्षा के मौसम में आती है, ये बरसात के मौसम में आती है, अक्सर आप देखते होंगे। उसके पहले गर्मी होती है। गर्मी में क्या होता है, जो धान वान लगाते हैं उसके पहले जब फसल कट जाती है तो कुछ समय तक हम अपनी जमीन को खाली छोड़ देते हैं, मतलब कोई फसल नहीं उगाते उसमें। तो वहां पर जो है सांप, नेवले, चूहे ये सब बेल बना लेते हैं। और फिर जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जो खेत है, खेत की जुताई की जाती है, खेत को जोता जाता है। तो उनकी जो बिल होती है, वो बिल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो दूरदर्शी सोच रखता है, कहीं ना कहीं भविष्य की भी सोच रखता है, और कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो क्षमा याचना भी करता है। तो ये ऐतिहासिक, तो वो क्षमा याचना करने के लिए नाग पंचमी नाग की पूजा करता है। ऐसा मानता है कि मुझसे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए, मतलब ऐसी इससे वो नाग की पूजा करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऐतिहासिक दृष्टिकोण कह रहा है, स्पष्ट कर दूं। दूसरा होता है धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से तो आप सभी अलग अलग आप सभी लोग परिचित होंगे कि सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं होती है, ये होती है। अ, इसलिए होता है ये, लेकिन ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन आप अगर धार्मिक रूप से बात करेंगे तो लोग, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है, धार्मिक रूप से ही मानते हैं। ये ऐतिहासिक महत्व बहुत कम लोगों को पता रहता है, क्योंकि ये वास्तविकता है। दूसरी बात, अगर नाग की हम बात करें तो नाग जो सांप होता है वो सबसे जहरीला सर्प माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो किसी को डस दे तो 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कई बार क्या होता है कि जब नाग जब भी काटे किसी को तो हम क्या होते हैं, अधिकतर अंधविश्वास में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आए तो देखिए, छोटे मोटे सांप जो बिना जहर के होते हैं, हमारे देश में अगर बात करें तो 20 ही प्रकार के सांप है जो बहुत जहरीले होते हैं, बाकी सब सांप ऐसे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से अगर बच के हम अस्पताली सहायता अगर ली जाए तो कहीं ना कहीं बचा जा सकता है, और उसके लिए एक दवा दी जाती है। अगर आपको पता हो ना, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन होता है, वो आपको दी जाती है। पता है सांप जब चापता है, किसी को काटता है, तो होता क्या है, जो ब्लड होता है, हाँ, ब्लड जो है वो, आपने जेली खाया है ना सभी ने, जेली, ठीक उसी तरह से ब्लड को, रक्त को वो जमा देता है, जिससे जो ब्लड है हमारा दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मनुष्य की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। इतना समझ पाए। नाग की बात आता है बागेश्वर, बागेश्वर देवता। जो बागेश्वर देवता है ये भी गौड़ से संबंधित है। बागेश्वर देवता, बागेश्वर देवता, ये भी कौन सी जनजाति संबंधित है, गौड़ जनजाति संबंधित है। गौड़ जनजाति संबंधित है बागेश्वर देवता, ये भी लिख लीजिएगा आप। नहीं, विशेष नहीं है। अब आता है, हो गया इतना, इतना हो गया ना, चलिए। अब आती है दंड देवी। दंड देवी ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, गदबा, गदबा करके एक जनजाति होती है। ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा प्रचलित में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनजाति है तो इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। गदबा, गदबा और गरबा दोनों में अंतर होता है, ऐसा द को कभी र ना कीजिएगा, अगर र करेंगे तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, और आप किसका, हाँ बिल्कुल, दत्ते से संबंधित हो जाएगा। और कहाँ का रहते हैं लोग, रहते हैं गरबा, गुजरात का, बिल्कुल। जो है ये है, ये जो है इनमें विशेष लिख लीजिएगा। वनों में जो है हिंसक पशुओं से है मनुष्य की रक्षा करती है। वनों में हिंसक पशुओं से
हिंसक पशु कौन कौन से जानते हैं ना अभी लोग? गेंडा तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, हम यहाँ की बात कीजिए। वनों में हिंसक पशुओं से रक्षा करती है। हाँ, मनुष्यों की। जो दंड देवी होती है वनों में हिंसक पशुओं से रक्षा करती है। हिंसक पशु हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर आप बात करें तो जंगली भैंसा भी हिंसक पशु है या नहीं है? जंगली सुअर भी है, बहुत कुछ है। जंगली कुत्ते भी हैं, अगर ऐसी बात करें वो भी हिंसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करता। लेकिन हम मुख्य रूप से आमतौर पर शेर, बाघ, चीता, भालू इन सभी को मानते हैं क्योंकि ये हिंसक पशु ज्यादा होते हैं। अब आते हैं माली देव की ओर। माली देव, आप लिख लीजिए, माली देव। ये भी जो है, ये भी गढ़वाल जनजाति से संबंधित है। माली देव, इनके बारे में विशेष लिख लीजिएगा। शिकार देवता है जो निवास स्थान वृक्षों में होते हैं। शिकार के देवता है और जिनका निवास स्थान कहाँ पर होता है? वृक्षों में होता है। वृक्षों में तो होता है, वृक्षों में इनका निवास स्थान होता है। निवास स्थान पता है क्या होता है? निवास स्थान मतलब रहने का स्थान। जैसे कि अगर हम धार्मिक हिंदू संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं तुलसी को हम ऐसा बोलते हैं कि उसमें सभी देवताओं का निवास होता है। ठीक उसी तरह से जो माली देव है, इनका निवास स्थान वृक्ष माना गया है, पेड़ माना गया है। माली देव हो चुका है। हाँ, ये सब पूरे हैं। ये जो है मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत विस्तार पूर्वक नहीं पाई जाती। इसलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़े हैं। अगर आप बोलेंगे तो पढ़ भी। हाँ, शिकार की देवता है जिनका निवास स्थान वृक्ष है या पेड़ है। निवास स्थान तो पता है ना, रहने का स्थान। मनुष्य का निवास स्थान क्या कहलाता है? घर कहलाता है। ठीक इसी तरह अलग अलग जनजातियों में उस घरों का भी बहुत सारा नाम दिया गया है। अब आते हैं भाटवर्षी देव देव जो है वार जनजाति है, वार जनजाति से संबंधित है। भाटवर्षी देव लिख दे। 5 वर्षी नहीं, भाटवर्षी। भाटवर्षी देव। जो ये भाटवर्षी देव है, ये वार जनजाति से संबंधित है। हाँ, वार जनजाति से संबंधित है। ये भी शिकार के देवता माने गए हैं। शिकार के देवता भाटवर्षी देव लिख लीजिएगा। इनकी जनजाति है वार जनजाति और ये शिकार के देवता माने गए हैं। अब आता है बड़ा देव। बड़ा देव, बुढ़ा देव, किसी ने उस दिन बहुत संदेह था, मैंने उसको क्लियर भी करा था कि बड़ा देव कौन सी जनजाति से संबंधित है। आपको पता है, आराम से बता पाएंगे। पक्का गौड़ जनजाति या फिर जनजाति? सोच के बताइएगा। गौड़ जनजाति, चलिए बिल्कुल गौड़ जनजाति से ही संबंधित है बड़ा देव। बड़ा देव ये जनजाति संबंधित है गौड़ जनजाति से संबंधित। गौड़ जनजाति संबंधित है बड़ा देव। इनके बारे में बात करें तो गौड़ के जो गौड़ है, गौड़ जनजाति, इनके सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। सर्वोच्च मतलब पता है ना? सबसे, जिनको सबसे ऊपरी दर्जा दिया जाता है वो होता है सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। साल देखिए, साल वृक्ष नहीं देखिए, चलिए सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, लिख दे रहा हूं मैं। सर्वोच्च देवता जो साल के वृक्ष पे निवास करते हैं, साल के वृक्ष में निवास करते। निवास, देखिए इनका जो अभियान है वो सतत चलते रहता है। और अगर इनकी बात करें तो ये जंगलों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब प्रकृति के प्रति प्रकृति प्रेमी होते हैं। और कहीं ना कहीं जंगलों की पूजा कर रहे हैं, फिर जंगलों को नुकसान हो, इनका अधिकतर प्रयास रहता है। अगर आपने नाम सुने होंगे तो 2 फॉरेस्ट काटे गए, 2 जंगल काटे जाने की बात कही जा रही थी। एक है बक्सवा और दूसरा है हसदेव। हसदेव कहाँ पर है? बक्सवा का तो सॉल्व हो गया है। एक है हसदेव। हसदेव कहाँ से है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में बस्तर कांकेर यादव क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है, चलिए छोड़िए, सर्वोच्च देवता साल के वृक्ष में निवास करते हैं। इतना हो गया। अब आता है बघरा देव। कौन से देव? बघरा देव। बघरा देव ये कौन सी जनजाति संबंधित है? बघरा देव कवार जनजाति से।
कवार जनजाति से। कवार पता है ना, एक जनजाति है, मैंने ये पढ़ाया भी था, कवार जनजाति। इनका क्या, ये क्या करते हैं, जानवरों की रक्षा, जानवरों की रक्षा करते हैं, लिख लीजिएगा। जो बघरादेव है ये कवार जनजाति से संबंधित है, जो जानवरों की रक्षा करते हैं। अब आते हैं नखो कुंवर देव। नखो कुंवर देव, ये भी लिख लीजिएगा, नखो कुंवर देव, ये जो है ये भील जनजाति से संबंधित है, नखो कुंवर देव। जो नखो कुंवर देव है ये भील जनजाति से संबंधित है, और ये जो है पशुओं की रक्षा करने वाले हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले हैं, है ना। ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि जानवर और पशु आप क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जानवर और पशु सेम है। पशु में मवेशी ये अलग है, लेकिन जानवर और पशु दोनों सेम ही है। पशुओं की रक्षा करने वाले देव, कितना हो गया। जो देवी देवता है जनजाति संबंधित वो है बड़ा देव, जो कि गौड़ जनजाति संबंधित है, और ये जो है गौड़ जनजाति के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, जो कि साल के वृक्ष में निवास करते हैं। दूसरा, मैं आपको साल के बारे में और कुछ बता दूं, अगर जानना चाहें तो, नहीं बता ही देता हूँ, कि जो साल का वृक्ष है ये औषधीय पौधा माना जाता है। औषधीय पौधा वे पौधा होता है जिसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, मतलब जो मनुष्य में बीमारियां जो होती है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि उसकी जो साल के वृक्ष है, त्वचा में जितने भी दाग धब्बे हैं इससे समाप्त हो जाते हैं, उसकी पत्तियों के माध्यम से या फिर उसकी छाल के माध्यम से। इतना समझ पाए। चलिए अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां। लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां। मैंने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां इन दोनों के बारे में अंतर आपको बता चुका है, और आशा करता हूँ कि आप बता भी पाएंगे, आपको याद भी होगा, या फिर भूल गए हैं। याद है ना, जातियां और जनजातियां क्या होती है, पता है आप लोगों को। चलिए, समझदार है आप लोग बहुत, तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है बलाही। सबसे पहले आती है चमार चमार जो है वो आती है जाति। ये जो है ये सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, जी, अनुसूचित जाति। ये जो है मध्य प्रदेश के 47.3% क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर आप लगभग लिख सकते हैं लगभग 47% क्षेत्रों में पाई जाती है। 47% लिख लीजिएगा। अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जैक्ट लिख सकते हैं आप 47.3% या लगभग में 47%। कुछ कुछ किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, तो मेरा काम चूंकि दोनों बताना है तो मैंने आपको बता दिया 47% या 47.3%। ये पर कहाँ पर पाई जाती है पता है, कहाँ पर, नहीं डिंडोरी नहीं, ये जो पाई जाती है सागर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, जी, जनजाति है जी, हाँ। कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक, कौन से जिले में मध्य प्रदेश की, सागर में। इसके पास आता है बलाही। बलाही जो जाति है, जी बलाही, ये दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। कौन सी बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति। इसका जो क्षेत्र है वो 11.7% है। कितना है, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, जी, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति। ये जो है 11.7% क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ये, महाकाल लॉ कहाँ पर है, अरे ये तो नहीं पता आप लोगों को, महाकाल लॉ कहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो जाति है सेकंड नंबर की, ये भी पाई जाती है उज्जैन में ही। अब आती है इसके पश्चात बलाही के बाद आती है महार। ये जो है ये तीसरी बड़ी जाति, कौन सी, तीसरी, और ये लगभग पाई जाती है 7% क्षेत्रों में, ये सॉरी 7% पाई जाती है, क्षेत्रों में नहीं 7% पाई जाती है, 7.22% पाई जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, बैतूल में, बैतूल।
आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो आंकड़े हैं ये लगभग में है ना, एग्जैक्टली नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये अनुसूचित जातियों में मार्किंग की गई है, ना कि सभी में। सभी में नहीं की गई है, अनुसूचित जाति में की गई है। अगर मैं दूसरी अगर बात करूँ तो अनुसूचित जनजाति में अलग की गई है, और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में भी। हाँ बिल्कुल, उनका 100% दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी में से दिया जाएगा, सभी में दिया जाएगा तो आप देख पा रहे हैं। हाँ अन्य लिख लीजिएगा, अन्य। अन्य में लिखिएगा कोली, 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 मैं लिख देता हूँ यार। कोली, भंगी, कोली, भंगी, बसोड़, बाराड़ी, कुम्हार, बसोड़, बसोर, हाँ बसोर, नहीं दिख रहा है यहाँ, बसोड़, हाँ हाँ, बांसवाड़ी, कुम्हार। देखिए कुम्हार के संदर्भ में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। कुछ लोग बोलेंगे कि कुम्हार जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं। आप लोगों ने यही मानते हैं, मैं भी यही मानता था, लेकिन जो कुम्हार है ये अनुसूचित जाति में भी आती है। नहीं, वो ओबीसी में आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, लेकिन ये दूसरे हैं। तो ये किस में आते हैं, ये अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। या फिर ये जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते। जो कुम्हार अगर कभी पेपर में पूछा भी जाए तो ऐसा संदेह जो प्रश्न जिसमें होता है वो नहीं पूछे जाते हैं। बाराड़ी है वो, उसके बाद कुम्हार, उस, हाँ बासाड़ी, सॉरी बाराड़ी है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाराड़ी, कुम्हार, खंगार, कटिया, कटिया, खंगार, जी, कटिया, हाँ हाँ सभी का अलग अलग होता है अगर, हाँ बिल्कुल। तो ये है कटिया, मेवाल और खटीक। मेवाल, खटीक, खटीक के बाद लिख लीजिएगा नट धनुक, हाँ नट, घनुक, नट घनुक, कहाँ, मेववाल, मेववाल, सिलवट, बड़हर, दहेत, पासी, दहेत, सिलवट, धनुक की बात है पासी, पासी, नहीं दिख रहा आपको। बड़हर, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ ले रहा हूँ। बड़हर, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, है ना। ये है बाराड़ी, कुम्हार, कटिया, खंगार, मेववाल, खटिक, नट, ये है धनुक, ये है पासी, ये है दहेत, ये है सिलवट और ये है बड़हर। कौन, दहेत, सिलवट की बात है बाडहर, 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 हाँ बड़हर, हाँ हाँ। ट्रिक तो बहुत सारी है, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि ट्रिक से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है, ट्रिक एक सीमित हम याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर ट्रिक रखेंगे तो वो बोलते हैं ना कि एक पटरी है एक, हाँ फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बता दूंगा, निश्चित रहिए। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति लिखिएगा। अरे लिखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति लिख लिए, जाटव, मोटी, मोची, जाटव,
ये लिखिए जाटव मो हाँ लिखिए लिखिए, मैं बता रहा हूँ मोची सतनामी। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मिनट। सतनामी समूह है, जाटव मोची सतनामी समूह है। हाँ हाँ हाँ, जाटव मोची ये है सतनामी समूह। तो समूह पता है ना क्या होता है, वो समूह है। अब जो मैंने लिखा था इतना हो गया, इतना लिख लीजिए, फिर उसकी बात बताता हूँ मैं। हाँ, इतना हो गया सभी का। हाँ समूह, कुछ लोग बोलेंगे कि जो पहले लिखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति। हाँ, तो अब बोलेंगे कि ये क्या था, है ना, तो वो जो है इसके अंतर्गत है। आप समझ पाए, कई बार वो नहीं दिया रहेगा तो सीधे ये दिया रहेगा। तो चूंकि हमारा उद्देश्य पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको नोट में लिखा दिया। अगर ये पूछा जाए तो ये इसमें इसे लगा दीजिएगा, अगर वो सीधे आ जाए तो सीधे लगा दीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम जनजाति और जनजाति के कार्य। इतना हो गया ना। जनजाति और उनके कार्य। जी, अब मैंने जब आपको जनजाति पढ़ाया तो एक एक करके कार्य भी मैंने बताते चला है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम फिर से पढ़ लेते हैं अगरिया। अगरिया जनजाति किससे संबंधित है, कौन सा कार्य करते हैं अगरिया जनजाति, मैंने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल, हाँ, लोहे बनाने का। आग से तो कहते हैं, लेकिन लोहा आकार तभी परिवर्तित करेगा जब उसको तपाया जाएगा, और तपाएंगे किसमें, आग में। ठीक है, लिख लीजिएगा अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति क्या काम करते हैं, लौह से संबंधित, लौह से संबंधित कार्य करते हैं। हाँ बिल्कुल, इनने इनको जो है लौह खोजने का भी माना जाता है। अगरिया, अगरिया जनजाति, इसके पश्चात लिखिए खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति पता है, पता है, खैरवाड़ जनजाति कत्था बनाने का कार्य करते हैं। कत्था बताया ना, क्या होता है। बिल्कुल, कत्था जो होता है वो पान में लगाकर खाया जाता है। ये कत्था बनाने का कार्य कौन करते हैं, खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं। अब आती है ओझा गोंड। ओझा गोंड, मैंने आपको बताया था कि ओझा क्या है, ओझा क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। कुछ लोगों का मानना था कि ओझा एक शिक्षक है। बिल्कुल, ओझा ओझा गोंड, ये क्या करते हैं, बीमारी या फिर किसी भी बाधा का जो है वो जड़ी बूटी और तंत्र मंत्रों की सहायता से उसका उपचार करते हैं। ठीक है, ओझा गोंड पूरा लिखिएगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे ओझा तो आपने भेद में लिखा है, इसलिए पूरा लिखिएगा ओझा गोंड। क्या करते हैं ये, बीमारी किसी भी समस्या के समाधान का जो है तंत्र मंत्र के माध्यम से या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से इसका उपचार करते हैं। ओझा गोंड, लोगों का उपचार करना, किसके माध्यम से उपचार करना, और मैंने और कुछ बताया, तंत्र मंत्र के माध्यम से। हाँ, देखिए जो मैंने पढ़ा है वही आपको पढ़ा रहा हूँ। ये होते नहीं होते, ये मैं इस पर अपने विचार नहीं रखना चाहूंगा अभी, अभी चूंकि आगे पढ़ना है हमको। ऊंचा कोट। अब आते हैं कोरकू। कोरकू जनजाति क्या काम करते हैं, ये भूमि की खुदाई करने का काम करते हैं, भूमि को खोदने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खोदने का काम करते हैं कि बस भूमि खोदते चलेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। खोदने का कार्य करते हैं मतलब, हाँ, खेती के लिए खोदना, और खजाना, चलिए खजाना, और कुछ। देखिए कार्य का मतलब ये होता है, जो है भूमि खोदने का कार्य मतलब जैसे कि मजदूरी जो करते हैं वो अधिकतर जो है वो खुदाई से संबंधित करते हैं, ये कर सकते हैं। हाँ हाँ, मजदूरी मतलब जो भी काम करते हैं वो खुदाई से संबंधित करते हैं। मजदूरी करते हैं ऐसा मत लिखिएगा, भूमि की खोदने का काम करते हैं, मतलब भूमि को खोदने का काम करते हैं, मतलब
देखिए, एक तो आप घर बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है मजदूरी के रूप में भूमि खोद सकते हैं। दूसरी बात, जब खेत में जब फसल उगाएंगे तो कहीं ना कहीं भूमि की जुताई करेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं खोदना बोलेंगे। हाँ, ये सही सही समझे आप। तो ये है, तो समझ गए। कोरकू, कोरकू के बाद आते हैं कोल। कोल का चूंकि मतलब ही होता है कोयला, होता है नहीं होता, कोल कोयला नहीं होता। कोल और कोयला में भी बहुत अंतर होता है। एक कोल हम, देखिए कोयला हम सामान्य रूप से किसे बोलते हैं, चूंकि हम जहाँ की बात कर रहे हैं लकड़ी से जो बनता है उसको कोयला बोलते हैं। कोल क्या होता है, जो धरती में बहुत वर्षों के पश्चात जो धरती से निकाला जाता है वो कोल। कोल की एक और खासियत होती है, चूंकि बात आई तो मैं बता देता हूँ कि कोल एक तो सामान्य रूप से आसानी से जलता नहीं है, जो कोल है, और एक बार जल गया तो बुझता नहीं है। ये कोल की खासियत है कि आसानी से जलता नहीं, और जलता है तो बुझता नहीं है। कोल बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ये होता है कोल। तो समझ पाए। ये जो है पहले जो ट्रेन थी उसमें कोल का करते थे, क्योंकि पहले कहाँ लकड़ी, नहीं सबसे पहले स्टीम इंजन, भाप इंजन आप जो बोल रहे हैं, उसके पश्चात। हाँ हाँ हाँ, वही भाप की सहायता से चलते थे, जिसमें हाँ अंगार का जिसमें इंजन है, कोल। इसके पश्चात आती है कोल, क्या काम करते हैं ये, क्या कोयला, नहीं पेट्रोल नहीं। ये क्या करती है, कोल जनजाति के लोग जो है कोयला खदानों में काम करते हैं। क्या कोयला खदानों में कार्य करते हैं, खदान तो पता है ना, सभी लोग जानते होंगे। हाँ देखे भी होंगे, पड़ोस में बरवेली। कोयले की नहीं है लेकिन खदान देखे ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कोयले की नहीं है। हाँ हाँ, कोयले की खदान में जो है वो काम करते हैं कोल। कोल के पश्चात आता है हलवा जनजाति। हलवा नाम सुने कभी, सुने, चलिए अच्छी बात है। हलवा नहीं, हलवा, नहीं नहीं नहीं, मैंने वही तो बोला आपसे कि थोड़ा सा अगर लिखने में परिवर्तन हो जाए तो चेंज में पाई जाती है। ये कौन सी जनजाति हलवा जो है, ये क्या काम करते हैं, ये जो है इनके काम है कृषि कार्य तथा चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। हाँ चिवड़ा एवं चिवड़ा, आगे लिखते जाइए। पोहा बनाने का काम करते हैं। अब पोहा लिख दिया मतलब समझ सकते हैं कि कौन सी चिवड़े की बात कर रहा हूँ मैं, खाद्य पदार्थ है। हाँ जी हाँ जी। और कौन सा चिवड़ा होता है बताए, बताइए और कौन सा होता है, मैं भी तो जानना चाहूंगा। और कौन से चिवड़े को जानते हैं आप। चिवड़ा, हाँ वो हो सकता है। तो ये हो गया। अब आती है प्रधान जनजाति। अ, हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति। हाँ हाँ वही, प्रधान जनजाति, ये क्या काम करते हैं। हाँ, गाथा गायन और संगीत का कार्य करते हैं। गाथा गायन, गाथा पता है क्या होती है, मैं ही बताता हूँ, नहीं पता। हाँ, इतिहास में जो, बताएं क्या होती है, मैं भी जानना चाहूंगा। बीती हुई जो गाथा होती है, आपने अधिकतर सुना होगा या फिर आपने अपने आस पड़ोस सुना होगा कि वीरों की गाथा, फिर वीर बलिदानों की जो गाथा है, उसका कार्यक्रम होते हैं बहुत सारे। इस कार्यक्रम में ये होते हैं कि नृत्यों के माध्यम से या फिर कोई नाटक के माध्यम से उस चीज को बताया जाता है कि हाँ, कि ऐसा हुआ होगा, एक परिकल्पना कर सकते हैं, या फिर उसमें से जो जीवित होकर जीवित बच के आते हैं वो कोई बताते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसे से ऐसा हुआ था, तो उस चीज को गाथे कर दिया जाता है। अब आती है मुड़िया जनजाति। अगली जनजाति है मुड़िया जनजाति। इसको गुड़िया ना लिखिएगा है ना, मुड़िया, नहीं गुड़िया नहीं, मुड़िया जनजाति। हाँ, ये क्या काम करते हैं, काष्ठ और लौह शिल्प कला से संबंधित जो है काम करते हैं। काष्ठ और लौह शिल्प कला से,
बिल्कुल। अभी मैं इसके पश्चात आपको पूरा यही लिखाऊंगा कि जो राइटर और किताबों के नाम जनजाति से संबंधित कई बार पूछे। क्या होता है काश मतलब? लकड़ी। देखिए दोनों करते हैं। देखिए एक तो कास्ट में लोहा सम्मिलित भी हो सकता है। उदाहरण जैसे अगर हम घरों की बात करें तो घरों में जो खिड़की बनाई जाती है वो लकड़ी भी रहती है उसमें और लोहा भी रहता है, मतलब दोनों का मिश्रण हो सकता है। या फिर ये हो, हाँ, कास्ट और लौह शिल्पकला से संबंधित। शिल्पकला मतलब जैसे लकड़ी से जैसे खिड़की बनाया हमने, तो खिड़की बनाया तो खिड़की में जो बाहर की बाउंड्री होगी वो लकड़ी की रहेगी। चौखट में लोहा का यूज कहाँ होगा? वो तो पूर्ण रूप से है ना, मैं दोनों का उदाहरण बता रहा हूँ। हाँ खिड़की, हाँ आ सकते हैं। दोनों दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों सम्मिलित रूप से भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ पाए? हाँ, बड़ाई होते विशेष रूप से नहीं कह सकते हैं। ये जो है इनका काम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हर बढ़ाई है वो मुड़िया ही होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि हर मुड़िया बढ़ाई होगा, ये भी आवश्यक नहीं है। मतलब दोनों जो है दो, दोनों की संभावनाएं नहीं है। जरूरी ऐसा नहीं है कि वो अपना ही काम करेंगे, दूसरा भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जन जन तक शिक्षा का प्रचलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मदद से कोई दूसरा कार्य भी तो कर सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अपनी वही वाला काम करे। हो गया इतना मुड़िया। इसके पश्चात आता है भारेवा समुदाय। भारेवा समुदाय। जो भारेवा समुदाय है ये क्या करते हैं, मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण करते हैं। किससे? मोम और गोंद से। अ, भारेवा जनजाति, भारेवा समुदाय क्या करते हैं, मोम और गोंद से ढोकरा कला का निर्माण करते हैं। लिख दे रहा हूं मैं, मोम व गोंद से, गोंद से ढोकरा कला का, ढोकरा कला, कला, गोंद, हाँ मोम और गोंद से। यही मैं आपको बताने वाला हूँ। हो गया लिखिए। अब सुनिएगा, ढोकरा कला क्या है। कहीं ना कहीं ये हमारे सामने जब ढोकरा कला की बात है तो उनको पता होना चाहिए। तो ये जो ढोकरा कला है ये झारखंड से संबंधित, अगर मैं बात करूँ देशों की बात, राज्यों की बात करूँ तो। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कौन से जिले से संबंधित है ये आप पता कीजिएगा। जो देशों की बात करूँ तो सॉरी राज्यों की बात करूँ तो झारखंड से संबंधित है। ये जो है ढोकरा कला विलुप्त होते जा रही थी धीरे धीरे, जैसे कि बहुत सारी जो पहली संस्कृति विलुप्त होते जा रही थी। तो इसके लिए जो सरकार है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसमें क्या होता है, ढोकरा कला में क्या होता है, पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ये जानते हैं इसमें क्या होता है। जैसे जो भी कलाकृति, जैसे जो भी कलाकार होते हैं उनको जब भी इस चीज को बनाना रहता है तो वो क्या करते हैं, मिट्टी से सबसे पहले, जैसे उनको लेडी बनाना है, सिटिंग लेडी बनाना है, तो सिटिंग लेडी को मिट्टी से बना लेंगे। उसको जो भी बनाना है तो सिटिंग मिट्टी से बना देंगे। मिट्टी के पश्चात बनाने के पश्चात उसको सुखा देंगे। सुखाने के पश्चात क्या होगा कि उसमें मोम या विक्स की सहायता से उस पर क्या बोलेंगे, हाँ उस पर पॉलिश कर देंगे, उसके ऊपर कर देंगे, है ना, उसके ऊपर परत चढ़ा देंगे। उसके पश्चात क्या होगा, फिर से मिट्टी की चढ़ाएंगे परत एक बार। ठीक है, उसके पश्चात जब उनको आग की सहायता से, उनको जब किसमें, आग की सहायता से उसमें उसको सेका जाएगा या उसको रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं, हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, पिघलना ही चाहिए, यही मैं बोल रहा था। पिघलना ही चाहिए, उद्देश्य पिघलना ही है। हाँ पिघलना ही चाहिए, बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। तो ऐसा करें, उसके पश्चात जो होता है, जहाँ मोम की, जो मोम की परत रहती है उसको पिघल जाएगा। और पिघलेगा तो वहां पर क्या होता है, तांबा और जस्ता मिलाकर जो है, तांबा और जस्ता से कौन सी मिश्र धातु बनती है? कांसा, जस्ता, तांबा और जिंक से कौन सी बनती है? तांबा और जिंक से पीतल बनती है। मैं बोला कि जो पीतल है, पीतल की परत चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है, जो पीतल है वो मोम का स्थान ले लेता है। ठीक है, और फिर जो है वो एक ही जो है डोगरा कला जो है वो बन जाती है, मतलब एक सुंदर कलाकृति मिल जाती है। लेकिन इसके नुकसान भी है। क्या नुकसान है
कि वो मिट्टी का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी स्वतः ही ऐसे तो नहीं निकल जाएगी, मिट्टी को फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको फिर से वो प्रक्रिया फिर से करना पड़ता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं समय बहुत अत्यधिक लगता है, ये भी है। दूसरा, ये विलुप्त हो रही थी तो सरकार ने इसलिए बहुत सारे कदम उठाए। पहला, जो कलाकार है उनको वित्तीय सहायता प्रदान की, साथ ही साथ उनको बहुत सारा लोन छूट ये भी दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो कलाकृति है उसको जीवित रखा जा सके। जीवित का मतलब पता है ना, जो समाप्त हो रही थी, विलुप्त हो रही थी, वो कहीं ना कहीं आज भी बची रही, तो कहीं ना कहीं ये जो कलाकृति, समझ पाए ढोंगा वाला क्या है, समझ पाए ना? चलिए, हाँ, इतना हो गया। अब आते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था कि किताब और किताबों के लेखक, वो भी कौन सी किताब, किताब तो बहुत सारी है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? शर्मा तो है, हाँ, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बिल्कुल। आ, हम जो किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ जो हमें जनजाति से संबंधित किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मैंने आपको नाम बताया था बेरियर एलवी जी का, बताया था, कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? हाँ? द बैगा पुस्तक के लेखक, द भील पुस्तक के लेखक टी वी नायक हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। बेरियर एलविन जी, इनकी पुस्तक का नाम है द बैगा, द बैगा पुस्तक के लेखक हैं द मोलिया एंड द घोटूल, ये भी मैंने आपको दिखाया था, द मोलिया एंड द घोटूल दिखाया था, द मोलिया, हाँ हाँ वही, एंड घोटूल, द मोलिया एंड घोटूल, द आगरिया और द बैगा, सॉरी, द आगरिया और द गौर, द गौर और द आगरिया। कुछ जगह आगरिया लिखा रहता है, कुछ जगह आगरिया लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पुस्तक, यह लेखक, लेखक लिख लीजिएगा और लेखक के साइड में लिख लीजिएगा पुस्तक। पुस्तक में जो है बेरियर एलियन के द्वारा 4 किताबें लिखी गई हैं। हाँ हाँ, बेरियर एलियन ही 4 बुकें रहते हैं, द बैगा, द मोरिया एंड घुटुल, द गौर और द आगरिया। ऐसा नहीं कि 4 ही है, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि जनजाति की बात कर रहे हैं, जनजाति से संबंधित किताबों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 है। एक है द बैगा, द मोरिया एंड द घुटुल, द गौर और द आगरिया। कुछ जगह आगरिया को अगरिया लिखा जाता है, तो ये है। एक बार प्रश्न ये आया था, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है और द भील पुस्तक के लेखक कौन है, इसको हाईलाइट अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अनेक बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेरियर एलवी जी जो है वो द बैगा पुस्तक और द भील पुस्तक के लेखक है। द मोरिया एंड घोटुल, एक मैंने आपको पढ़ाया था, घोटुल पाटा पढ़ाया था, कहाँ में पढ़ाया था? प्रथा या पाटा पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? यहाँ नहीं पढ़ाया था, तो यहीं पढ़ाया था, लेकिन कौन से टॉपिक में पढ़ाया था, मैं ऐसा पूछना चाहता। जनजाति में नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल, वो उसी टॉपिक में पढ़ाया था मैंने, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, इन्हीं संबंधित से कोई टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। अब आते हैं श्याम चरण दुबे जी, अगले जो लेखक हैं वो है श्याम चरण दुबे जी। इन्हें जो, हाँ, श्याम चरण दुबे जी, श्याम चरण दुबे जी, इनकी जो किताब का नाम है वो है द कमार। इनकी जो किताब है श्याम चरण दुबे जी की, वो है द कमार, किताब का नाम। अब आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम थोड़ा अंग्रेजी लग रहा है हमें, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, हाँ, ग्रियर्सन। इनकी जो किताब है वो है द मोलिया गोल्स ऑफ बस्तर। कौन सी किताब है? द मोलिया, द मोलिया गोल्स ऑफ बस्तर। बस्तर कहाँ पर है?
छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बिल्कुल, बस्तर। तो जो है जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका लिख लीजिएगा द मोरिया गोड्स ऑफ बस्तर की जो है ये किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, इसके लेखक जो है। इसके पश्चात आते हैं टीवी नायक जी, जो कौन सी पुस्तक के लेखक है? द भील, बिल्कुल। टीवी नायक हो गया ये, लिख लीजिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन द मोरिया गोड्स ऑफ बस्तर। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है, बस्तर। अब हम बात करेंगे टीवी नायक जी की। टी वी नायक, ठीक है। अगर मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दूं, टीवी नायक है, कई जगह टीवी नायक मिल जाता है, तो आपको पता है थोड़ा थोड़ा सा जो संदेह है उसकी स्थिति में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जो बता पाएंगे। इसकी जो प्रमुख किताब है वो है द भील पुस्तक। तो जो द भील पुस्तक के लेखक है वही है। और उसके पश्चात है द अबू झमालियास। द अबू झिमा रियाज इसके लेखक है। इसके अतिरिक्त द भील पुस्तक के लेखक है हाँ, अबू झिमा रियाज। एक और किताब का नाम है 12 भाई बेंचमार, ये भी इनकी किताब का नाम है। 12 भाई बेंच वार, इनकी एक और किताब है। उस किताब का नाम है जो टीवी नायक है। कई जगह आपको टीवी नायक में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी 3 किताब है। जो प्रमुख किताब है, क्या नहीं पढ़ाया? ये देखिए बहुत छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं मैंने इतना ज्यादा महत्व पढ़े नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी नायक, द अबू झिमारियास, द भील और 12 भाई बेजवार, ये इनकी प्रमुख किताबें थी। प्रमुख किताबें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये जनजातियों से संबंधित किताबें थी। अब आती है दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग, इनकी किताब का नाम है ट्राइबल इकोनॉमी। ट्राइबल पता है ना क्या होता है? नहीं, वो तो ये जो है, ये ट्राइबल इकोनॉमी जो है ये बैगाओं पर आधारित है, लिख लीजिएगा। बैगाओं पर आधारित जो है दयाशंकर नाग की जो किताब है ये है ट्राइबल इकोनॉमी। ट्राइब्स पता है क्या होते हैं? जनजाति, ट्राइब्स, बिल्कुल। ट्राइबल इकोनॉमी इनका नाम है इनकी बुक का। वो जो है बैगाओं पर आधारित है, मतलब बैगा जनजाति से संबंधित। दयाशंकर नाग। अब आती है श्याम राव। अब आते हैं हमारे पास श्याम राव। ये जो है इनकी किताब का नाम है द प्रधान। प्रधान जनजाति के संबंध में मैंने एक और बात आपको बताई थी, सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति, लिटरेट जनजाति जो है वो है प्रधान जनजाति, तो उसको भी लिख लीजिएगा, श्याम राव द प्रधान। अब आते हैं डब्ल्यू एस ग्रिफिथ जी। डब्ल्यू एस ग्रिफिथ जी, डब्ल्यू एस ग्रिफिथ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी जो किताब का नाम है वो है कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया और क्या है? हाँ, सेंट्रल इंडिया से और क्या याद आ रहा है आपको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं, और क्या याद आ रहा है? हाँ, वित्त से संबंधित। कभी थी स्थापना? हाँ, बैंक। हाँ, सेंट्रल जेल भी होती है, सहमत हूँ। कभी थी सेंट्रल बैंक की स्थापना?
हाँ जी, सेंट्रल बैंक की। पता करके आना। डब्ल्यू एस ग्रिफिथ कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया से संबंधित है। इनकी किताब जो है वो कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया से संबंधित, इंडिया जो है इनकी किताब का नाम है। अब आती है ए एल क्रूबर। इतना हो गया ना नीचे का, एक केवल। ये है ए एल क्रूबर। इनकी जो किताब का नाम है वो है द नेचर ऑफ कल्चर। 1911 में हुई थी। गूगल किए थे। हाँ, 1911 में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द द नेचर ऑफ कल्चर। कल्चर क्या होता है बताया ना सभी को? संस्कृति होती है। और मैंने आपको आने को, मेरे को तो लगता है कि संस्कृति क्या होती है सभी को रट गया होगा। सभी को पता है। हाँ हाँ, बहुत सारे जो है ये बैंक की हमको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि स्थापना कभी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो चूंकि सेंट्रल आ गया तो मुझे याद था, तो मैं बताने वाला था, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कुछ पता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पता तो करें कि आप पता क्या करते हैं। तो समझ पाए। ए एल ग्रोवर जो साहब है, उनकी किताब का नाम था द नेचर ऑफ कल्चर। नेचर क्या होती है? नेचर मतलब प्रकृति, और कल्चर मतलब संस्कृति। संस्कृति से सभी लोग परिचित होंगे ऐसा मैं मान सकता हूँ। सभी की अपनी अपनी एक संस्कृति है। संस्कृति क्या होती है मैंने अनेकों बार बता चुका है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आज आप लोगों से जानना चाहूंगा कि संस्कृति क्या होती है। कौन बता सकता है संस्कृति क्या होती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ एक होना चाहिए। हाँ हाँ, प्रतिष्ठा और अनुशासन, यही तो है। हाँ, ये सब चीजें सम्मिलित होती है तो एक संस्कृति का निर्माण होता है। अब आती है नेचर। नेचर से तो सभी लोग प्रकृति। आपने देखे होंगे कि प्रकृति जो है, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन प्रकृति हमसे इसके बदले कुछ लेती है क्या? नहीं लेती। प्रकृति कभी अपेक्षा नहीं करती कि हम उनके लिए क्या करेंगे, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, फिर ऐसे करते करते हैं जो कहीं ना कहीं हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। आज देख रहे हैं हम, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्यों आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारा ही परिणाम है या नहीं है? नदियों में कचरा फेंकना, ये बताइए कभी स्वच्छता अभियान चलाते हैं? अपने घर में तो सभी चलाते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मुझे लगता है बहुत ही कम लोग चलाते हैं। चलाना चाहिए। कौन सा वाला? ये टॉपिक और कुछ बचे तो नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। समाप्त तो हो गया है। कोई जनजाति छुट्टी तो नहीं है, एक बार बता दीजिए। कोई जनजाति हो गई? बैगा, भालिया, सहारिया, कोरकू, पनिका, उराव, बंजारा, खैरवार, आगरिया, क्वार और परधान। पूरी हो गई ना? सभी जनजाति हो गई। कोरकू मैंने अलग से नहीं पढ़ाया। कोरकू जनजाति में महत्वपूर्ण हो जाती। कोरकू का अर्थ क्या होता है? मानवों का समूह। चलिए मैं बता देता हूँ। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। मानवों का समूह, मानव का समूह, मानवों, मानव, मानव सुने? हाँ हाँ, मानवों का समूह, मानवों का समूह कोरकू का जो अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त भील का क्या अर्थ होता है? नहीं, ये आप बताएं अर्थ क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था। देख लीजिए, देखिए देखिए, मिल जाए तो मुझे भी बताओ। कमान। चलिए चलिए, हाँ लिख लीजिएगा। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। विस्तार इसका जो है बैतूल, खंडवा और होशंगाबाद में है। बैतूल, खंडवा और होशंगाबाद।
कहाँ कहाँ पर विस्तार है? बैतूल, खंडवा और होशंगाबाद में कैसे हो सकता है? होशंगाबाद तो कोई जिला ही नहीं है। नर्मदापुरम लिखिए आप। नया नाम हो गया ना, तो होशंगाबाद तो वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है ना, अब तो नर्मदापुरम का अस्तित्व हो गया। तो होशंगाबाद नहीं लिखेंगे आप। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि आप लोग कोई कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने भी वही बोले थे, मैंने बोला होशंगाबाद, उसको नर्मदापुरम कर लीजिएगा। इसके पश्चात देवता जो है इनके है मेघनाथ और चंद्रमा। देवता में लिख लीजिए मेघनाथ और चंद्रमा। हाँ, और जो देवता है वो है मेघनाथ और चंद्रमा। हाँ, ये तो बेटे हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये कौन सा मेघनाथ की पूजा करते हैं। हाँ, हो सकता है। तो ये जो है मेघनाथ और चंद्रमा जो है ये देवता है। हाँ, चंद्रमा, चंद्रदेव लिख दीजिए। चंद्रमा कौन सी जनजाति पढ़ा रहा हूँ मैं? कोरकू जनजाति, जिसका अर्थ होता है मानवों का समूह। अब आती है नृत्य। नृत्य जो है चटकोरा नृत्य। पढ़े थे क्या? चटकोरा नृत्य, जो इनका नृत्य है वो है चटकोरा नृत्य जो है। अब आती है उपजातियां। उपजातियां किसकी उपजाति? कोरकू की उपजातियां। तो लिख लीजिएगा उपजातियां में भी पहला है राज कोरकू। राज कोरकू, साथ में लिखिएगा राज कोरकू। राज कोरकू, राज कोरकू, ये लिख लीजिएगा पहली, राज कोरकू। नाम से स्पष्ट है ये कैसी जनजाति होगी? राज करने वाली, मतलब धनवान, धन संपदा से परिपूर्ण। तो आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं धनवान जनजाति, या फिर लिख सकते हैं अधिक धनवान, आप जैसा भी लिखना चाहें। इसके पश्चात आती है पंथरिया। पंथरिया से मतलब क्या होता है? पथरिया नहीं, पंथरिया। हाँ, वो तो हो सकता है पंथरिया, लेकिन इसका वो नहीं है। पंथरिया, हाँ हाँ। हाँ, शेर के साथ नहीं दिखाया था मैंने आपको। हाँ, देखिए दो तीन किताबें अलग अलग रहती हैं, जिसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारे साथ स्थिति बनी, तो कम से कम दो तीन किताबों का अवलोकन करें उसी विषय को लेकर या फिर उसी टॉपिक को लेकर। इससे और मान्यता उसको मिलती है जो दो तीन किताबों में सर्वाधिक लिखी रही है। फिर सबसे ज्यादा अगर मानसिक एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सर्वोच्च प्राथमिकता एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो किया कीजिए। पंथरिया, पंथरिया कुछ जगह पथरिया बोलते हैं। पथरिया मतलब पथरिया इलाका बोलते हैं ना। हाँ, पत्थर से संबंधित जो है, इसको आप लिख सकते हैं मजदूर। क्वेश्चन में लिख सकते हैं पंथरिया मजदूर। हाँ जी। आ, देखिए ऐसा विशेष रूप से लिखा नहीं गया है, पर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि पत्थर से संबंधित है। पर ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि ये पूरे जो है उपजाति कोरगू की ये पूरे पत्थर तोड़ने का ही काम करते हैं, ऐसा आवश्यक भी नहीं है। इसलिए ऐसा ना ही लिखे तो बेहतर है। अब आती है मेवाशी उपजाति। मेवासी, हाँ मेवासी लिख ले रहा हूँ। मेवासी, ये जो है मेवासी, इसको भी लिख लीजिएगा मेवासी। हाँ, अब लिख लीजिएगा विशेष में बावरिया बैतूल जिले में निवास करने वाले कुरकुरे। बावरिया, बावरिया। हाँ, एक गाना भी आया था ना। चलिए आपको याद है, मुझे भी अचानक से याद आ गया। बावरिया। आ, कौन सी? इनके बारे में कुछ विशेष दिया नहीं गया है। हाँ, वो अलग है, उसको विशेष में लिख लीजिएगा। बावरिया बैतूल जिले में निवास करने वाले कुरकू है।
बैतूल। बैतूल कौन से संभाग में आता है? हाँ चलिए। अब आती है सिडोला प्रथा। सिडोला प्रथा, मैं लिख दे रहा हूँ। सिडोरा नहीं, डोर का मतलब क्या होता है? डोरा केक, पता नहीं। सिडोरा प्रथा। देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। अगर हिंदू संस्कृति की बात करें तो हम 16 संस्कार होते हैं। हाँ नहीं, विशेष में नहीं है, अलग अलग है। विशेष में एक लाइन करके लिख दीजिएगा। सिडोरा प्रथा विशेष में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ, म- जनजाति नहीं है, कोरकू जनजाति की एक प्रथा है। प्रथा लिखा हुआ है ना स्पष्ट रूप से। अभी मैं कौन सी जनजाति पढ़ा रहा हूँ? कोरकू। तो कोरकू की एक प्रथा है। प्रथा क्या होती है पता है ना? हाँ वो तो सहमत, आप जानते होंगे। तो ये जो सिडोरा प्रथा है, अगर मैं हिंदू संस्कृति की बात करूँ तो हिंदू संस्कृति में जब मानव जन्म लेता है, फिर मनुष्य जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक। तो ठीक उसी प्रकार जो है मृत्यु के समय जो होता है उसको सिडोरा प्रथा कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में, लिख लीजिएगा। कोरकू में मृत्यु संस्कार का जो नाम है वो है, हाँ जी, कोरकू में मृत्यु संस्कार का नाम। मृत्यु संस्कार का नाम लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। तो ऐसा लिखिए, कोरकू में मृत्यु संस्कार, वो है सिडोरा प्रथा। देखिए कुछ चीज में अर्थ में मत जाइएगा। अगर सिडोरा में जाएंगे तो इसका मतलब डोर मतलब समझ सकते हैं आप, रस्सी वाली, पर उसमें कभी नहीं जाएंगे। कुछ कुछ में अर्थ फंसा ही देते हैं। हो सकता है, नहीं पता। हाँ लिख लीजिएगा। कोरकू राजपूतों को अपना वंशज मानते थे। राजपूत पता है ना? कोरकू जो है राजपूतों को अपना वंशज मानते थे। हाँ देखिए, वंशज मानना और जनजाति होना, इन दोनों में अलग अलग अंतर है। कैसे अगर इसको करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो है जो कोरकू है ये राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पर्वत भी पाए जाते हैं। तो ये जो है कोरकू, ये सतपुड़ा पर्वत की महत्वपूर्ण जनजाति है। कौन से पर्वत की? सतपुड़ा पर्वत की जनजाति है। हाँ महत्वपूर्ण जनजाति, वहां पर निवास करते हैं और वो महत्वपूर्ण। जैसे कि क्लास में अगर हम बात करें तो सभी विद्यार्थी महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ लोग कभी आते हैं, कुछ लोग कभी नहीं आते, कुछ लोग प्रतिदिन आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिदिन आते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, दिया जाता है। या फिर किसी भी कार्यक्रम हो, फिर इसी प्रकार जो सतपुड़ा में है, सतपुड़ा पर्वत में जो है वो कोरकू जो है वो निवास करते हैं, फिर महत्वपूर्ण पाई जाती है। टाइम कितना हुआ है? 10:20। इतना समझ पाए? रिवाइज कर ले 5 मिनट में पूरा। आज इतना बड़ा उतना ही करते हैं। पूरा बहुत लंबा चल जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए यही देखिए, आज के लिए देखिए, जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र। मैंने आपको बताया रेडियो केंद्र क्या होता है। रेडियो केंद्र वो होता है जहाँ से कहीं ना कहीं उस चीज को प्रसार प्रसार किया जाता है। जैसे कि उसका एक केंद्र होता है, जैसे कि प्रत्येक का एक मुख्यालय होता है। जैसे कि अगर आपको भी नौकरी लगे तो आपको भी एक मुख्यालय होगा जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो बिजली सामुदायिक रेडियो केंद्र है, ये है भावरा में, और भावरा जो है वो अलीराजपुर में। क्योंकि मैंने दूसरी और एक बात बताया कि जो भावरा है ये चंद्रशेखर आजाद जी से संबंधित भी है। उनका जहाँ है उनका जन्म हुआ था। दूसरा आता है भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये है बिजौली में, जो कि छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में एक और नाम आता है पातालकोट। वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। हाँ जी। अब आता है सहारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, जो कि श्योपुर में पाया जाता है। श्योपुर में इसका मुख्यालय है, रेडियो केंद्र है। श्योपुर को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के सबसे ज्यादा लोग कुपोषित है। ये मैं ही कह रहा, एक रिपोर्ट कह रही है मध्य प्रदेश सरकार की।
तो चौथी बात जो आती है, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र ये जो है खंडवा में। खंडवा और खरगोन को क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर खंडवा और खरगोन में? कपास का उत्पादन होता है, बिल्कुल, काली मिट्टी। अब आते हैं प्रमुख जनजाति के देवी देवताएं। प्रत्येक जनजाति की देवी और देवताएं होती हैं, उसमें हमने बहुत सारे देवी देवताओं का नाम पढ़ा। जिसमें अगर हम बात करें बड़ा देव, बड़ा देव जो है वो गोंडों के प्रमुख देवता है। कुछ लोग इसको बुढ़ा देव भी बोलते हैं, लेकिन लगभग समान है। ये जो है गोंडों के सर्वोच्च देवता कहे जाते हैं। साथ ही साथ और क्या होता है, और क्या लिखा है मैंने? साल के वृक्ष में निवास करते हैं। साल का वृक्ष एक औषधीय पौधा होता है जो कहीं ना कहीं चर्म रोग से संबंधित जो बीमारियां उनको दूर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं बघरादेव। बघरादेव जो है वो कबाड़ जनजाति से संबंधित है और ये जो है जानवरों की रक्षा करते हैं। अब इसके पश्चात आता है नखो कुंवर देव, जो है भील जनजाति से संबंधित, और ये जो है पशुओं की रक्षा करने वाले देव माने जाते हैं। जानवर और पशु जो है इनको आमतौर पर एक माना जाता है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अगर मैंने बात करूं मवेशियों की, तो पशुओं में मवेशी होते हैं। मवेशी मतलब जिसको आप पालते हैं वो मवेशी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गाय, भैंस, बकरी इत्यादि हो सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां में मैंने आपको लिखा है चम्हार, उसके पश्चात लिखा है महार, उसके पश्चात, हाँ, वो भी लिखा है। और फिर अन्य प्रमुख जनजाति, अन्य प्रमुख जातियां लिखाई, जो कि है बाराड़ी, कुम्हार, कटिया, खंगाल, मेवाल, खटीक, नट, घनुक, पांसी, दहेज, सिलवट और बड़हर। कुछ लोग अगर ये भी बोलेंगे कि जो कुम्हार है ये अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी में आते हैं, तो मैंने आपको ये भी डाउट क्लियर किया कि हाँ ओबीसी में भी आते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई संदेह स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना समझ पाए? अरे आप बोलते चलिए, बोलते नहीं ना आप, तो ऐसा लगता है कोई है नहीं। अब आते हैं जनजाति और उनके कार्य। प्रत्येक जनजाति से संबंधित कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि जो उन लोग पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करें लोहार जनजाति, ऐसा माना जाता है कि लोहे से संबंधित कार्य करते आ रहे हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आज की आधुनिकता के युग में उस जनजाति के लोग जो हैं वो लोहे से संबंधित कार्य करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हमने पढ़े मुड़िया, इसको गुड़िया मत पढ़ना। अगर गुड़िया आपने कर दी है मुड़िया को तो आप पूरा गलत हो जाएगा। तो कभी धोखे से भी मुड़िया को ग मत, म को ग मत कीजिएगा। जो है काष्ठ और लोहा शिल्पकला। काष्ठ मतलब जो होता है लकड़ी से संबंधित है, और लोहा मतलब लोहा। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, खिड़की जो कि लकड़ी की बनाई जाती है, उसके बीच में जो है सलाख या रॉड फंसाई जाती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का सम्मिश्रण हो गया। इसके अतिरिक्त केवल लोहे की बात करेंगे तो लोहा हो जाएगा, और बढ़ाई की अगर बात करेंगे तो लकड़ी से संबंधित हो जाएगा। इसके पश्चात आते हैं भारेमा समुदाय। ये मैंने आपको बताया मोम व गोंद से ढोकरा कला। अब आपने पूछे थे ढोकरा कला क्या होता है, तो ढोकरा कला ये होता है कि अगर हमको सीटिंग लेडी बिठा बनाना होगा या फिर बैठी हुई महिला की प्रतिमा बनाना होगा, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से बनाएंगे। मिट्टी के पश्चात उसको सुखाएंगे, उसके पश्चात मोम या वैक्स के ऊपर उसके ऊपर परत चढ़ाएंगे, फिर उसको सुखाएंगे। उसके पश्चात मिट्टी के परत सुखाएंगे, और जब उसको सेकेंगे या फिर जब उसको उसको अंगार की सहायता से करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो मोम है वो पिघल जाएंगे। और इसके ऊपर जो पीतल है, पीतल जो किस किस का मिश्रण होता है, जिंके का होता है या दस्ते का होता है? पीतल जो होता है किस किस का मिश्रण होता है? नहीं, मैंने क्या बोला था ये मैटर नहीं करता, आप बताएं। नहीं, पीतल जो है तांबे और जिंक का मिश्रण होता है, पीतल और जिंक। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मोम जब पिघल जाएंगे उसके पश्चात जो है उस पीतल की परत चढ़ जाएगी। और जब पीतल की परत चढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जब पीतल की परत चढ़ेगी तो एक बहुत अच्छा जो है ढोकरा कलर आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात देखिए बीच में तो मोम है, उसके उधर भी मिट्टी है और ऊपर भी मिट्टी है। तो जब जो उसको सुखाने रखेंगे उसको थोड़े लंबे समय के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। इसके दो दुष्परिणाम है कि हमको एक ही जो मिट्टी टूट जाएगी तो हम उस मिट्टी का उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, मतलब हमको बार बार करना पड़ेगा। ठीक उसके बाद जो है ये जो है विलुप्त हो गई थी, झारखंड से संबंधित है। कहीं ना कहीं इस चीज को महत्व देने के लिए सरकार जो है वित्तीय सहायता देती है, साथ ही साथ लोन और कुछ माफ भी करती है। इतना समझ पाए? अंतिम है अब आती है सिडोरा प्रथा। सिडोरा प्रथा जो मैंने आपको बताया ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। क्या प्रथा है? कोरकू की मृत्यु संस्कार को जो है वो सिडोरा प्रथा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो है सतपुड़ा पर्वत पर निवास करती है, फिर सतपुड़ा पर्वत की महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कोरकू के संबंध में एक अंतिम बात और बताई। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। इसकी 3 उपजातियां होती है। कौन कौन सी उपजातियां होती है? पथरिया क्या काम करते हैं? मसूरी का काम करते हैं, इसको पत्थर से जोड़कर देखा जा सकता है। और
राजकोरकू, राजकोरकू मतलब धनी होती है जो धन संपदा से परिपूर्ण माने जाते हैं। एक और मेवासी और भावरिया, भावरिया नहीं, बावरिया। अगर गलती की हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, बावरिया। ये जो है निवास करने वालों को रुको, कहाँ पर निवास करते हैं? बैतूल। हाँ, बैतूल कौन सा संभाग में आता है? नर्मदापुरम। चलिए आज के लिए इतना ही।